हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट। आज हम भूगोल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई और पर्वतीय पठारों के बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि IPS, IAS, UPSC, नेवी, आर्मी वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो सारे प्रश्न यही पूछे जाते हैं, कोई प्रश्न बाहर से नहीं आता। तो आपसे हमारा ये निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या है? लंबाई पूछ रहा है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की। तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है, ठीक है ना दोस्तों, 2933 किलोमीटर। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। दोस्तों, एक बात और, इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का अगर आप आंसर पहले से जान रहे हैं, उत्तर पहले से जान रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो के ही कमेंट में आप ज़रूर बताना, ताकि हम भी जान सकें कि आप कितना पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? और एक बात और, हम प्रश्न को थोड़ा समय लेकर पढ़ाता हूं, ताकि वो एक ही बार पढ़ने में आपको ज़िंदगी भर ना भूल पाए। ठीक है ना दोस्तों? तो प्रश्न को थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए। जैसा कि ऐसा नहीं है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है और हमने बता दिया 2933 किलोमीटर और बोल दिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे में हवा से पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। आप पढ़ने वाले लोग हो तो प्रश्न को समझकर पढ़ेंगे, एक बार तो भविष्य तक नहीं भूलेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, कोई खिलवाड़ नहीं करना। ठीक है ना दोस्तों? तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा आराम से ध्यान से देखिएगा। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एक ही बार में आपका याद हो जाएगा। बार बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं ना, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? दूसरा प्रश्न कह रहा दोस्तों हमारा, भारत की तटरेखा की लंबाई क्या? भारत की तटरेखा की लंबाई ये पूछ रहा है, भारत की तटरेखा की लंबाई। तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6175 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 65 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई, तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों? 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आपका। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तीसरा प्रश्न हमारा पूछ रहा है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? ठीक ना, यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 2.2%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2.8% और ऑप्शन डी है 3.2%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो वो है 2.4% है दोस्तों, 2.4%। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न UPSC, IPS, यही सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से बिल्कुल देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ है वो हो जाएगा बी आपका। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी आपका। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? चौथा प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी मध्यम समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई। ठीक ना, ये हेडलाइन। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7%,
और ऑप्शन डी 43%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 10.7%। 10.7%। कितना आता है? 10.7%। चौथे का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए 10.7%। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 29.3% और ऑप्शन डी है 43%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत पर पाया जाता है? वो है 29.3% पर, 29.3% पर पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी 29.3% पर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न क्या हमारा? छठवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, पूछ रहा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? अब पठार के बारे में पूछ रहा है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर यानी पठार का विस्तार पाया जाता है, कितना है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7% और ऑप्शन डी है 29.3%। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो वो है 27.7% पर पाया जाता है। कितने पर? 27.7% पर पाया जाता है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा हमारा? सातवां प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7% और ऑप्शन डी है 43%। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो वो है 43% पर। कितना? 43% पर पाया जाता है, 43% पर। तो सातवें जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका डी 43% पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न क्या कह रहा हमारा? आठवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, पूछ रहा भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 111 मील और ऑप्शन डी 200 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर? वो है 12 मील की दूरी पर। कितने? 12 मील दूरी पर, ठीक है ना दोस्तों। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए 12 मील, ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां प्रश्न क्या है हमारा? नौवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 100 मील और ऑप्शन डी 200 मील। तो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मील। 24 मील दोस्तों, 24 मील की दूरी पर, ठीक ना। तो नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा बी 24 मील। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? 10वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है दोस्तों, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र
संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आपके पास ऑप्शन दी गया, ऑप्शन ए 100 मील, ऑप्शन बी 200 मील, ऑप्शन सी 300 मील और ऑप्शन डी 400 मील। तो भारत के एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मील। 200 मील, ठीक ना दोस्तों, 200 मील। 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, 200 मील। दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो को अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। भगवान करे आपकी हर वो इच्छा पूरी हो जिसके लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों एक बात और, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। कुछ ना कुछ ज़रूर पूछिए या कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए, जय श्री राम ही ज़रूर लिख दीजिए। आपसे यही निवेदन था दोस्तों। वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको समझाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलता हूँ अगली वीडियो पर।